जैसे कि हम पाश्चात्य राजनीति विचारक जो हमारी बुक चल रही थी, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसमें हमने यानी प्लेटो कर लिया था। जो पहला टॉपिक था, उसके पश्चात हमने हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों जो समझौतावादी विचारक थे, इनका हमने अध्ययन कर लिया था। और इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट विचारक पर आते हैं, वो है कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या थे? एक पाश्चात्य विचारक थे और इन्होंने क्या है यानी साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। साम्यवाद का सिद्धांत, जैसे आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि या राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें यानी मार्क्सवादी सिद्धांत था। तो आज हम इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, नीतिवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और उसकी भविष्य के संबंध में धारणा। इनके बड़े क्वेश्चन यानी पूरे सिद्धांत पूरे ही हमने करने हैं। इसके साथ ही यानी कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने क्या है साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और इन्होंने क्या है साम्यवाद सिद्धांत दिया था। और साम्यवाद का अर्थ है वर्ग विहीन, यूं भी कह सकते हो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श। इस प्रकार यानी साम्यवादी सिद्धांत को यानी हम ये भी कह सकते हैं वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श, जिसमें धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। तो हम मानते हैं कि साम्यवाद क्या था, साम्यवाद थ्योरी क्या थी, यानी क्या है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में दो ही वर्ग होंगे, यानी समाज को उसने दो वर्गों में बांट दिया था। यानी अब बड़ी क्लासों में जीवन परिचय की बजाय यानी उसका सिद्धांत, जैसे साम्यवाद का सिद्धांत क्या था। साम्यवाद का दूसरा अर्थ मैंने आपको बता दिया, यानी क्या है वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। ना कोई वर्ग होगा, ना जाति होगा, बल्कि क्या है व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। इसमें उसने साम्यवाद के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में दो ही वर्ग होंगे, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। दो वर्ग होंगे, एक पूंजीपति दूसरा श्रमिक।
यानी क्या है, पूंजीपति और श्रमिक दोनों में क्या है, हमेशा संघर्ष की स्थिति रहेगी। पूंजीपति को हम शोषक वर्ग भी कह देते हैं और श्रमिक को शोषित। इस प्रकार यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में दो वर्ग होंगे, पूंजीपति और श्रमिक, यानी शोषक और शोषित दोनों क्या है, हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहेंगे। और पूंजीपति जो क्या है, संख्या में कम है, क्या है, उनका अंत हो जाएगा। और जो श्रमिक है यानी जो शोषित वर्ग है वो संख्या में अधिक होने के कारण क्या है, उनकी विजय हो जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। और उसने कहा कि ये दो वर्ग हमेशा ही अपने हितों के लिए क्या, किसके लिए, अपने हितों के लिए संघर्षरत रहेंगे। इस प्रकार संघर्ष के पश्चात यानी क्या है, साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, यानी क्या है, साम्यवाद आ जाएगा, ये यूं कह सकते हो, समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इसके साथ ही अब हम आगे करेंगे, यानी कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, फिर हम उनका डिटेल में एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है, सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें उसने यानी क्वेश्चन बनता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए या इसकी विशेषताएं और आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। तो द्वंद्वात्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यानी वही बात है कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों हमेशा क्या है, संघर्ष की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, हितों का संघर्ष है। पूंजीपति क्या है, अधिक से अधिक जमीन को या अधिक से अधिक धन को हड़पने का प्रयास करता है और श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। तो इसके दौरान उनमें विपरीत हितों के लिए संघर्ष उत्पन्न रहता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसका उदाहरण यानी कार्ल मार्क्स ने गेहूं के दाने से दृष्टांत से समझाया है। गेहूं के दाने के दृष्टांत यानी उन्होंने कहा कि एक गेहूं का दाना लीजिए, उसको भूमि में बो दीजिए, तो क्या भूमि में बोने से वो उगेगा? नहीं उगेगा। अगर भूमि की उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, तो ही वो यानी उगेगा। इस प्रकार यानी दाना का उगना, बाली का आना और सूखकर नष्ट हो जाना। इसी प्रकार उसने समाज के सदस्यों का विभाजन किया है, यानी क्या है, दो वर्गों में संघर्ष के पश्चात क्या है, श्रमिक वर्ग की विजय को उसने दर्शाया है। इस प्रकार यानी पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा क्या है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद का सिद्धांत। इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नियतिवाद का सिद्धांत। इसमें हम इसका भी क्वेश्चन बनता है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या नीतिवाद के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। इसमें आप करोगे यानी प्राचीन समय में मनुष्य कैसा था और धर्म और संस्था ने उसको आगे कैसे कैसे प्रभावित किया और उसके आगे यानी कैसे वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति को जैसे गेहूं के दाने से दर्शाया, उसी प्रकार से इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने क्या है, आदि साम्यवादी अवस्था कैसी थी ये बताया, दास अवस्था कैसी थी, सामंती अवस्था कैसी थी और उसके बाद यानी पूंजीपति अवस्था के बारे में बताया और पूंजीवाद के बाद कैसे श्रमिकों का उसके विरुद्ध यानी पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ और उसके पश्चात क्या है, श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की भावना यानी श्रमिक वर्ग की विजय को उसने दर्शाया और फिर उसने क्या है, साम्यवादी अवस्था की
सिद्धांत। तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये भी इन दोनों सिद्धांतों से ही संबंधित है। वर्ग संघर्ष वही बात आ गई, शोषक और शोषित दो वर्ग होंगे और दोनों वर्गों में क्या है हमेशा संघर्ष रहेगा। और कार्ल मार्क्स ने क्या है समाज को दो वर्गों में बांट दिया और वो मध्यम वर्ग को उसने भुला दिया। ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि आज तक का जितना भी इतिहास है वो क्या है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। यानी क्या है किसी न किसी वर्ग में क्या है आपस में संघर्ष होता ही रहा है। तो भूमि और पूंजी पर अधिकार रखते थे, उन्हें जमींदार या पूंजीपति कहा गया। और दूसरे वर्ग को जो उनके शोषक से लाभ उठाता था उन्हें परिश्रमजीवी यानी क्या है शोषित वर्ग, ऐसे कह सकते हैं परिश्रमजीवी, परिश्रम जीवी यानी शोषित वर्ग। इस प्रकार उन्होंने अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया और उन्होंने क्या कहा स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, सामान्य जन तथा भूदास, श्रेणीपति तथा क्या है दस्तकार। और संक्षेप में क्या कह सकते हैं उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित यानी शोषक और शोषित क्या है एक दूसरे का विरोध करते हैं, अनवरत रूप से करते रहते हैं। कभी क्या है लुक छिप कर करते हैं और कभी क्या है खुले रूप से संघर्ष करते रहते हैं। इस संघर्ष की स्थिति में हर बार या तो समाज का क्रांतिकारी पुनर्निर्माण हुआ है या संघर्ष करने वाले लोगों का सर्वनाश हुआ है। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि संघर्ष के पश्चात या तो क्या है नवीन समाज का निर्माण हुआ है या दूसरा क्या है उसका संघर्ष करने वाले का सर्वनाश, यानी हम यूं कह सकते हैं यानी या तो शोषक वर्ग का और दूसरा हम कह सकते हैं शोषित वर्ग, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसमें किसके अंत की अवसंभावना प्रकट की है पूंजीपति वर्ग की। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा अपने वर्ग संघर्ष की धारणा में कि उन्होंने कहा कि इसमें तीनों चारों सिद्धांतों में ही निष्कर्ष रूप में यही अंतर है कि दोनों वर्गों में संघर्ष के पश्चात यानी कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो शोषित वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है उसकी विजय को उसने दर्शाया है और पूंजीपति के अंत की संभावना व्यक्त की है। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीपति के विरुद्ध यानी श्रमिक आंदोलन के सामने यानी क्या है जो श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे क्या है कारखाने खुल रहे, कारखानों की वजह से क्या है श्रमिकों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता जा रहा है और इसके कारण क्या है श्रमिकों में जागरूकता की भावना और विचारों का आदान प्रदान होने के कारण उनमें क्या है पूंजीपतियों के विरुद्ध जो शोषक वर्ग है उनके विरुद्ध क्या है संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या है पूंजीपति स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है और पूंजीपति पूंजी और उसके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत यानी क्या है श्रमिक वर्ग जो संख्या में अधिक है, जो शोषित है, वो क्या है पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह करके यानी क्या है उनकी पूंजी को हड़प लेते हैं, यानी क्या है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही यानी उसका अगला सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब इसमें क्वेश्चन होता है अतिरिक्त मूल्य का कार्ल मार्क्स का सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। यानी अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य यानी इसमें यानी पूंजीपति और श्रमिक दोनों के बीच का कार्य है। इसमें क्या है श्रमिक वर्ग जो कार्य करता है उसका जो अतिरिक्त लाभ है वो क्या है पूंजीपतियों के पास चला जाता है। यानी क्या है जो अतिरिक्त मूल्य है वो क्या है पूंजीपति हड़प लेता है और पूंजीपति धीरे धीरे और अधिक पूंजीपति होता जाता है और श्रमिक है जो मजदूर वर्ग है वो और अधिक गरीब होता जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स
पश्चात बाजार में वो 6 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचता है, तो क्या है वो जो 6 रुपए है वो उसका क्या है अतिरिक्त मूल्य है, जो कि उसमें से श्रमिकों को कुछ नहीं देता और पूंजीपति खुद ही हड़प जाता है। इस प्रकार पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होता जाता है और श्रमिक क्या है उसकी स्थिति बदतर होती जाती है। इस प्रकार उन्होंने क्या कि श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने क्या कहा कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धन या क्या है मजदूरों द्वारा हड़प लिया गया धन ही क्या है अतिरिक्त मूल्य है, जिसमें पूंजीपति श्रमिकों के क्या है खून पसीने की कमाई पर पत्थर के रूप में वसूल कर लेता है। यानी अतिरिक्त जो मूल्य है उसमें उनको पूंजीपतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। उदाहरण के लिए हम वही बात करेंगे कि एक फैक्ट्री में एक मजदूर साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपए मिलते हैं और मान लीजिए उस साड़ी को बनाने में 8 रुपए यानी उसकी कीमत है, यानी क्या है उसका श्रमिक की मजदूरी निकालने के पश्चात यानी लागत मूल्य जितना उस पर लगा है वो कुल मिलाकर 8 रुपए है और वो बाजार में उसको 20 रुपए में बेचता है, तो यानी 12 रुपए का जो अतिरिक्त मूल्य है वो कौन हड़प जाता है पूंजीपति। इस प्रकार पूंजीपति और अधिक पूंजीपति होता जाता है और इस प्रकार इसको हम अतिरिक्त मूल्य कहेंगे, उसमें यानी पूंजीपतियों का ही हाथ होता है। उसके पश्चात हम अगला सिद्धांत करेंगे पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और उसकी भविष्य के संबंध में धारणा। पांचवा सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और उसकी भविष्य के संबंध में धारणा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यानी पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और भविष्य के संबंध में धारणा, यानी इसमें हम अंत में क्या है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व यानी क्या है श्रमिक वर्ग की विजय भी दर्शाएंगे। इसमें क्या है यानी पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत यानी क्या है अतिरिक्त मूल्य द्वारा जो पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य हड़प लिया जाता है उसे क्या है पूंजी का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने लगता है और श्रमिक वर्ग का निरंतर उनकी निर्धनता और कष्ट क्या है बढ़ते रहते हैं और इसके साथ ही आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत यानी क्या है धीरे धीरे क्या है पूंजीपति और अधिक पूंजीपति और श्रमिक और अधिक गरीब और उनके कष्ट यानी कष्टों का सिद्धांत है। तो इसमें हम यानी पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और भविष्य में उसके अंत की संभावना का वर्णन करेंगे और इसके आगे उसका राज्य और शासन संबंधी विचारधारा। अगला सिद्धांत है कार्ल मार्क्स की राज्य और समाज के संबंध में धारणा। समाज के संबंध में धारणा इस प्रकार यानी उसने कार्ल मार्क्स ने जो हमारे पास चलते विचारक थे उन्होंने क्या है राज्य और समाज के संबंध में उनकी क्या धारणा थी, यानी उन्होंने राम राज्य की कल्पना की यानी क्या है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात की जिसमें वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श रखा और जिसमें क्या है किसी के साथ कोई भेदभाव किए बिना यानी व्यक्ति को उसके श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा ऐसी उसकी विचारधारा थी। और उसने क्या है राज्य को एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन माना। ये जानना राज्य को एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन मानना है। अब ये नैतिक संगठन आप ध्यान में रखोगे यानी
संगठन। इस प्रकार यानी अगला प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा, यानी अगला कार्ल मार्क्स का 7वां सिद्धांत है प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा, यानी उन्होंने क्या है, मार्क्स ने प्रजातांत्रिक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका क्या है, सदा ही उपहास किया है। अगला सिद्धांत है प्रजातंत्र धर्म और राष्ट्रवाद संबंधी धारणा, यानी प्रजातंत्र के बारे में, उदाहरणों के बारे में और राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी इन सिद्धांतों का हम वर्णन करेंगे। ये आपके 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही लास्ट में हम करेंगे कार्ल मार्क्स की देन। कार्ल मार्क्स की देन यानी समाज को, या ये हम कह सकते हैं मूल्यांकन, या हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचार वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं। तो इस प्रकार आज हमने ऑल ओवर यानी कार्ल मार्क्स में हमने क्या क्या पढ़ना है इसका अध्ययन किया है।